जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड की साइंस सब्जेक्ट की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। हो सकता है कि जो आपके 2024 के एग्जाम्स में 20 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे इसी में से आ सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत छांट करके ये 50 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है ताकि आपके पूरे के पूरे नंबर आसानी से आ सकें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये होती है अवतल दर्पण की। जैसा कि आपको पता है कि जब अवतल दर्पण का हम लोग बनाए थे फिगर, तो उसमें जो भी लेफ्ट साइड होती है तो लेफ्ट वाला माइनस में होती है और राइट वाला प्लस में। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण में सारे के सारे लेफ्ट साइड ही थे, तो कहने का मतलब कि इसका फोकस दूरी भी क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस तरह से अवतल दर्पण हो जाएगा पहले का आंसर। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन हमने दूसरा लिया है इसमें बोला है दूसरा क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। तो कहने का मतलब कि इसमें संबंध होता है कि एफ बराबर आर बट्टे 2, यानी कि जो फोकस दूरी होगा वक्रता त्रिज्या के आधा होगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। यहाँ पे मैंने जो तीसरा क्वेश्चन लिया है वो है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की निम्नतम दूरी होती है। दोस्तों मैंने समझाया था कि सामान्य दृष्टि के लिए जो निम्नतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप मिस्टेक मत कीजिएगा, आपके पास विकल्प में 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर दिया रहेगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। आपको क्या मारना है? 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसका भी ऑप्शन बी ही होगा। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। दोस्तों मैंने बताया था कि प्रिज्म में सबसे अधिक झुकने वाला या चमकने वाला रंग लाल होता है और सबसे कम होता है बैगनी। तो आप ये समझो कि बैगनी सबसे कम होता है प्रिज्म में। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। मैंने बताया था कि मानव की आँख में जो रेटिना पर छवि बनती है हमेशा वास्तविक और उल्टा बनती है। कैसा बनती है? वास्तविक और उल्टा बनती है, जो कि ब्रेन उसको सीधा करके दिखाता है। तो लेकिन बनता कैसा है? वास्तविक और उल्टा ही बनता है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा बी। और दोस्तों आप सारे के सारे क्वेश्चन करो और आप खुद से भी आंसर देना, और लास्ट में आप ये बताना कमेंट करके कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। यहाँ पे क्वेश्चन 6वां हमने लिया है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, यानी किसके वजह से। तो आपको पता है कि आकाश का रंग नीला प्रकाश की प्रकीर्णन की वजह से प्रतीत होता है। सो फ्रेंड्स ये आपको शायद पता होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन 7वां है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में जो 6वां कंडीशन था, जिसमें कि किसी वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे थे, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना था और वस्तु से बहुत बड़ा बना था। तो ये होता है अवतल दर्पण में। और अवतल दर्पण में बहुत सारे कंडीशन होते हैं जहाँ पर कि वस्तु से बड़ा बनता है प्रतिबिंब। कब बनता है? मैंने बोला था कि जैसे ही आप किसी भी वस्तु को वक्रता केंद्र के आगे रखते हो, यानी कि वक्रता केंद्र से आगे कहने का मतलब क्या कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में या मुख्य फोकस पे, तो हमेशा उसका प्रतिबिंब क्या होता है?
वस्तु उससे बड़ा बनता है, और ये बनता है अवतल दर्पण में। तो ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, और उम्मीद है कि आपने इसका भी करेक्ट आंसर दिया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये आपको पता होगा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये बहुत ही आसान था, तो आप दे दिए होंगे इसका आंसर। अब देखते हैं ऑप्शन 9। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है 9वां, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा के उपस्थिति दर्शाता है। यानी कि कौन सा उपकरण है जो कि विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाएगा। अब दोस्तों, विद्युत धारा की उपस्थिति कौन दर्शा सकता है, इसको आप कमेंट करके बताओ। अभी आप तुरंत कमेंट करो कि कौन सी ऑप्शन होगी, इसको मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। हाँ, देखिए क्वेश्चन 10वां है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। यानी कि अंगूठे का नियम किसने दिया है। अब दोस्तों, ये दिया था मैक्सवेल ने। कौन दिया था? मैक्सवेल ने। यानी कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम दिया था मैक्सवेल। और दाएं हाथ के नियम, देखिए दाएं हाथ के अंगूठा का नियम अलग है, एक होता है दाएं हाथ का नियम, एक होता है बाएं हाथ का नियम। तो नियम 3 है, दाएं हाथ, बाएं हाथ, एक ठो अंगूठा का नियम। तो जो अंगूठा का नियम है वो दिया है मैक्सवेल ने, और जो दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम है ये दिया है फ्लेमिंग ने। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो आप यहाँ पे ख्याल रखना कि इसका हो जाएगा अंगूठे का नियम में मैक्सवेल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ये तो सबको पता होगा, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। दोस्तों, हमेशा किसी भी प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका मान अधिकतम होता है। यानी कि श्रेणी क्रम में सबसे अधिक प्रतिरोध होता है, तो यहाँ बोला है कि बढ़ता है, तो किस क्रम बढ़ेगा? श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम में सबसे कम होता है। इस बात को आप ख्याल रखना। ऐसा विकल्प दे सकता है कि किस क्रम में प्रतिरोध को जोड़ने पर प्रतिरोध अधिकतम होता है। तो अधिकतम बोलेगा तो श्रेणी क्रम, निम्नतम बोलेगा तो समांतर क्रम। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। अब दोस्तों, जो किलोवाट घंटा होता है ये होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर। और ये कैसे निकालते हैं इसका वीडियो मैंने आपको समझाया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 लिया हमने, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। दोस्तों, चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है ये काल्पनिक होती है। अब देखते हैं विकल्प नंबर कौन सा? 15 लिखा है कि नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों सौर ऊर्जा। नवीनीकरण ऊर्जा का मतलब होता है कि कौन सी ऐसी ऊर्जा है जिसको आप बार बार प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आप कोयला को जला दिए तो जल कर राख हो जाएगा, तो राख से तो दोबारा ऊर्जा मिल नहीं सकता है। और प्राकृतिक गैस, जैसे मान लीजिए कोई गैस है, जैसे मान लीजिए जिससे आप खाना बनाते हो एलपीजी गैस, तो अगर उसको आप जला दिए तो जल कर को क्या बन जाएगा? धुआं बन जाएगा। अब उससे दोबारा तो ऊर्जा मिल नहीं सकती है। तो ऐसी ऊर्जा जिसको दोबारा यूज कर सकते हैं तो वो होती है सौर ऊर्जा। यानी कि सूर्य के प्रकाश से हमेशा ही ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। अब जो पहला विकल्प था ये था नाभिकीय ऊर्जा। अब नाभिकीय ऊर्जा में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई बम है, अगर एक बार फूट गया तो क्या उस बम को दोबारा फोड़ सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि वो नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से सौर ऊर्जा क्या है? ये नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि सौर ऊर्जा एक ठो आप ले लिए तो आप साल भर, 6 महीना, 10 साल, 20 साल यूज करते रहिए, हमेशा आपको ऊर्जा प्राप्त होता रहेगा। तो इस तरह से यह है सौर ऊर्जा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यानी कौन से लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। तो ये अवतल लेंस को बोलेंगे अपसारी लेंस, यानी कि इसका विकल्प हो जाएगा कौन सा? ए। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। दोस्तों,
वर्ण का मतलब रंग होता है। तो प्रकाश का प्राथमिक रंग लाल, नीला और हरा तीनों होता है, आपको पता होगा। जब तीनों है तो विकल्प में जो डी है उपरोक्त सभी, इसको मारेंगे, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को। यहाँ पे 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो यहाँ पे कॉर्निया, पुपिल, रेटिना और आइरिस है। दोस्तों, जो नेत्र को रंगीन दिखाने का कार्य करता है, ये करता है परितालिका, यानी किसी भी नेत्र का रंगीन भाग परितालिका होता है। बट यहाँ परितालिका दिया नहीं है, तो मुझे थोड़ी सी यहाँ पे समझने में मिस्टेक हो रही है कि रेटिना हो सकती है, या थोड़ी सी आप इसको देख लेना, थोड़ा माफ़ करना मेरे को, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ। इतना मैं कंफर्म हूँ, किसी भी नेत्र को रंगीन दिखाने का कार्य परितालिका करता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा सेंस लगाएं तो आपको पता है कि किसी भी नेत्र में जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना पर। तो कहने का मतलब हो सकता है कि रेटिना पर तो बहुत सारे रंग बिरंगे बनती होगी, तो उसको एक रंगीन भाग कहा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन सी होगा। लेकिन दोस्तों, आप इसको थोड़ा सर्च करके देख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन 19। लिखा है कि 1 HP बराबर होता है, तो 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि 1 HP का मतलब होता है कि एक हॉर्स पावर को ही बोलते हैं 1 HP। जिसे आपने सुना होगा कि मशीन 5 HP का है, 4 HP का है। तो इस तरह से 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट। अब देखते हैं यहाँ पे 20वां क्वेश्चन। चालक शीशा ग्लास होता है। दोस्तों, विशालक शीशा का जो ग्लास होता है ये होता है उत्तल लेंस, यानी कि इसका उत्तल लेंस होगा आंसर। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। दोस्तों, जब किसी भी विद्युत धारा सॉरी दोस्तों जब किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। लिखा है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का। और दोस्तों 3600 कूलाम का 1 एम्पियर घंटा होता है। कितना होता है, 3600 कूलाम को बोलते हैं 1 एम्पियर घंटा। ये आपको पता होगा। अब देखते हैं दोस्तों, लिखा है कि एम्पियर घंटा मात्रक है, यानी कि इस क्वेश्चन को मैंने 2 बार लिख लिया है, तो दोनों क्वेश्चन सेम ही था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, यानी कि वाट। अब दोस्तों आप थोड़ा यहाँ सोचना कि वाट मात्रक है किसका। तो वाट होता है विद्युत शक्ति का मात्रक। किसका होता है, विद्युत शक्ति का। और विद्युत शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय। क्या होता है, कार्य बट्टा समय। और कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का सेकंड होता है। तो जहाँ पे जूल प्रति सेकंड होगा वहीं पे इसका विकल्प सही होगा, यानी कि जो पहला ऑप्शन है जूल प्रति सेकंड, ये हो जाएगा सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। लिखा है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो ये तो एम्पियर होता है, ये आपको पता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। लिखा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो होता है ये होता है ओजोन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब होते हैं। तो यहाँ पे ओजोन तो दिया नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, तो जो ऑप्शन सी होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये आपका विकल्प हो जाएगा सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। लिखा है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पाचन यह है अपचयन। क्या है दोस्तों, अपचयन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। दोस्तों आपको पता होगा कि कली चूना का मतलब होता है कि बिना बुझा हुआ चूना। अगर आपने देखा होगा कि जब लोग पुताई करते हैं, जब पानी में डालते हैं चूना को तो उसमें भाप निकलता है। तो भाप निकलने क्या मतलब है कि उसमें से उष्मा निकल रहा होगा। और जिस क्रिया में उष्मा निकलता है उसको बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पे हमने 29 क्वेश्चन लिया है कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। दोस्तों ये आपके बुक में दिया हुआ है क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम।
तो उसको मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ वीडियो में, आप देखो कि कौन सा जो तत्व है सबसे अधिक क्रियाशील है। तो आप देख करके इसका ऑप्शन आप बताना। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे क्वेश्चन 30 है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है, यानी कि जब किसी भी चूना में जल मिलाते हैं तो उसका रासायनिक अभिक्रिया क्या बनता है। तो आपको पता है कि इसका रासायनिक अभिक्रिया बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। क्यों? क्योंकि चूना का होता है CaO और जल का होता है H2O। जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है Ca और OH का होल ट्वाइस। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, डी। तो यहाँ पे आप ऑप्शन डी मारेंगे। उम्मीद है कि आप अच्छा ही किए होंगे। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 31। लिखा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि कोई भी अम्लीय जो पदार्थ रहेगा वही लाल लिटमस को नीला करता है। और आपको ये पता होगा कि जो अम्ल होता है अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो जिसका मान 7 से कम होगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ देखिए जो पीएच मान 5 है ये क्या होगा, अम्ल होगा। जो अम्ल है वही क्या करता है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। यानी कि 33 नंबर लिखा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। बच्चों आपको पता होगा कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है C6H12O6, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखते हैं सबसे 34 नंबर लिखा है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो ये कहलाता है साबुन, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। लिखा है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, यानी कि CHO किस मूलक को कहते हैं। तो ये कहते हैं दोस्तों एल्डिहाइड को। किसको बोलते हैं, एल्डिहाइड को। ये आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कितना है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो वहाँ पे परमाणु त्रिज्या घटती है। क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि जो कोष होते हैं कोषों की संख्या भी घटती है। जब कोषों की संख्या घटेगी तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, घटता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो पहला ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। लिखा है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। अब दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन सेम थे, यहाँ मैंने रिपीट कर दिया है तो माफ़ करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। लिखा है कि निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। यानी कि आपको बोला है कि बढ़ते क्रम में सजाना है। आपके पास क्या है, लिथियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, बेरियम है और फ्लोरीन है। तो बढ़ते क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे कम पहले, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक। तो यहाँ पे सबसे कम होता है लिथियम का, उसके बाद होता है बेरिलियम का, उसके बाद कार्बन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का। तो ये देखिए ऑप्शन आपको बी दिखाई दे रहा है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39। लिखा है सिलिकॉन क्या है, यानी सिलिकॉन धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। तो सिलिकॉन एक अधातु है। क्या है, अधातु है। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40। लिखा है कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। अब बच्चों यहाँ पे कार्बन है, क्लोरीन है, पोटेशियम है और नाइट्रोजन है, सॉरी सोडियम है। तो जो तीसरा ऑप्शन है सोडियम, ये क्या होता है, विद्युत के धनात्मक होता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा सोडियम, चौथा फास्फोरस। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा कि जो कार्बन और क्लोरीन और फास्फोरस है ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं विद्युत के ऋणात्मक। लेकिन जो सोडियम होता है Na, ये होता है धनात्मक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। लिखा है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। अब बच्चों ये क्वेश्चन साइंस का नहीं लग रहा, बट मिस्टेक से लिया गया है तो कोई बात नहीं, अब बता ही दो। ये बना है दोस्तों उत्तराखंड में, ये आपको पता होगा। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट ही है, तो आप इसको भी प्रिपेयर कर ही लेना, क्योंकि अगर साइंस में काम ना करे तो सोशल साइंस में तो काम आ ही जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा क्वेश्चन, 42। तो यहाँ पे 42 क्वेश्चन है
कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। अब दोस्तों इसमें रखते हैं मतलब ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा धातु है जिसको हम लोग केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं उसमें रखते हैं। दोस्तों उसमें रखते हैं पोटेशियम और सोडियम को, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन में पोटेशियम नहीं है, सोडियम है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सोडियम यानी कि बी। अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 43, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो आप बताओ दोस्तों कि अपमार्जक से क्या बनाते हैं। सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, उपरोक्त सभी। तो अपमार्जक से सारे के सारे बनाए जाते हैं यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है, ये आपको पता ही होगा। अब दोस्तों कंप्यूटर के चिप्स में आदि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं इस तरह के हार्ड डिस्क वाले, तो ये सब में क्या होता है, सिलिकॉन का उपयोग होता है। इस बात का आप ख्याल रखना, जो चिप्स होता है ना वो भी सिलिकॉन का यूज से ही बनता है। अब देखते हैं 45 क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ बोला है कि बायोगैस का, कोयला का और एलपीजी और सीएनजी। तो आप बताओ खाना बनाने में किसका उपयोग नहीं करते हैं। अब बताना, एलपीजी गैस ये तो करते ही हैं, बायोगैस यानी गोबर गैस। अब दोस्तों बायोगैस का उपयोग नहीं करते हैं, बायोगैस का उपयोग करते हैं बल्ब जलाने में या किसी विद्युत। आपको पता हो गोबर गैस, गोबर गैस से क्या करते हैं, गोबर गैस से क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक पैदा करते हैं, यानी कि उससे आप बिजली जला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं। तो कहने का मतलब बायोगैस का उपयोग नहीं करते हैं, बाकी कोयला का उपयोग करते हैं खाना बनाने में और एलपीजी का और सीएनजी का। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब 45 क्वेश्चन हो गया है, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। लिखा है कि कहाँ पर यहाँ पे जो 46 क्वेश्चन है, कॉपर और ऑक्सीजन का जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो ये किस तरह की अभिक्रिया है आप ये बताओ। तो ये अभिक्रिया है ऑक्सीकरण, क्या है, ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं 47, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है ये वाला संतुलित नहीं है, बाकी सब के सब संतुलित हैं। आप थोड़ा ध्यान से देख लो या तो वीडियो को रोक के देख लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, लिखा है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि जो 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, जिसका 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है वह क्या होता है, उदासीन होता है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 7, यानी कि 7 जिसका पीएच मान रहेगा वह उदासीन विलयन कहलाता है। अब देखते हैं 49, लिखा है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि CH3COOH ये होता है दुर्बल अम्ल। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि क्रायोलाइट अयस्क है, यानी कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है। तो ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है क्रायोलाइट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उम्मीद करता हूँ कि आपको 50 क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई है, और अगर इसमें से कोई भी अगर विकल्प आपके एग्जाम्स में आएंगे तो आप आसानी तरीक़ों से हल कर पाएंगे, यानी कि उसका आंसर करेक्ट बता पाएंगे। सो फ्रेंड्स आप ये कमेंट करो कि आप 50 में से कितने आपको पहले से ही आ रहे थे। सो फ्रेंड्स यदि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हो सकता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दो ताकि उन लोग को भी फ़ायदा हो जाए। सो फ्रेंड्स क्योंकि लोग कहते हैं कर भला तो हो भला, अगर आप भलाई करोगे तो आपके साथ भी भला ही होगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।